Hi dear students, how are you doing? Students, we are extending you a cordial welcome in our classroom. Today we are going to start second chapter of our partnership accounting, that is titled as reconstitution of partnership. बेटे ना केवल आज हम पार्टनरशिप फॉर्म के विषय में पढ़ेंगे बल्कि हम उस संबंध में परिवर्तन के विषय में भी पढ़ेंगे जो संबंध हमारे साझेदारी संस्था के अस्तित्व को आधार प्रदान करता है. That means we are going to study about all the changes that may affect the relationship among partners. So here I have mentioned the meaning of reconstitutions, the event that may lead to the change in relationship among the partners. Here we are having specific kind of accounting treatment that we have to perform when simply the first case is being given effect. जब पहले कांड की वजह से हमारा संबंध परिवर्तित होता है तो उस समय हमें कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं. लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग मीनिंग. हियर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मींस change in relationship among the partners, and the relationship among the partners is governed by agreement. So reconstitution lead to the expiry of old agreement and arrival of new agreement into existence with the change relationship among the partner. बेटे साझेदारी संस्था के पुनर्गठन से अभिप्राय साझेदारों के मध्य पुराने अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के अस्तित्व में आने से है जो साझेदारों को एक नया आधिकारिक समूह प्रोवाइड उपलब्ध करवाता है. ठीक है, इसको बोलेंगे हम साझेदारी संस्था का पुनर्गठन. किस वजह से ये हो सकता है? या तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो हमारे वर्तमान साझेदार हैं, वो अपने लाभ और हानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहें, या हम किसी नए साझेदार को या नए व्यक्ति को एज ए साझेदार साझेदारी संस्था में शामिल करें. कोई पुराना साझेदार साझेदारी संस्था से सेवानिवृत्ति प्राप्त करना चाहता है, या किसी हमारे ओल्ड पार्टनर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, या फिर दो या दो से अधिक साझेदारी संस्थाएं मिलकर अपनी संपत्ति को एकत्रित करके दायित्व को इकट्ठा करके एक नए साझेदारी संस्था की स्थापना करना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप firm. So all these are the reason behind that may lead to the reconstitution of partnership. जो हमारा संबंध है, जो हमारा एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से साझेदारी संस्था अस्तित्व में आती है. जैसा आपको पता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप और एग्रीमेंट अमंग द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल. साझेदारी संस्था एक अनुबंध है उन व्यक्तियों के मध्य जो किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आके कार्य करना स्वीकार करते हैं, और वो कार्य संचालन, उस व्यवसाय का कार्य संचालन या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से कुछ के द्वारा सभी की सहमति से किया जाता है. अगर उस एग्रीमेंट में, उस पार्टनरशिप डीड में, चाहे वो रिटर्न है या ओरल है, उसमें हम परिवर्तन कर दें, दैट विल बी कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. उसको हम साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे. ये कारण हमारे 5 हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो हमारे 12th करिकुलम में जैसे एक्सक्लूजन है, इंसॉल्वेंस है, वो सारे के सारे रीजंस हमारे मेंशन नहीं है. दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग डिस्कशन लिमिटेड टू दिस 5 पॉइंट्स. हियर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट इवेंट. That means when partners decide to change existing profit and loss sharing ratio among themselves without any kind of introduction or expulsion or retirement or death of a partner, and even we are not going to amalgamate our firm with the any other partnership firm. उस अवस्था में क्या होता है बेटे, जब साझेदार ये निर्धारित करते हैं कि हमें अपने वर्तमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करना चाहिए, तो किस आधार पर ये मांग की जा सकती है. वाजिब सी बात है, जब हम अपने आप को किसी संस्था का साझेदार मानकर ये बात सोचेंगे तो प्रैक्टिकली हमें सारा सिनेरियो, सारा सिचुएशन, सारा स्कीम क्लियर हो जाएगा. स्पेसिफिकली जब किसी पार्टनर ने साझेदारी संस्था में अधिक पूंजी निवेश कर रखा है, सो डेफिनेटली ही विल डिमांड फॉर मोर शेयर इन द प्रॉफिट. जब कोई साझेदार बाकी साझेदारों से अधिक समय संस्था को दे रहा है, ही वुड बी आल्सो डिमांडिंग फॉर द लार्जर शेयर देन अदर्स. या किसी साझेदार के पास बहुत अधिक ख्याति है, उसकी पहचान है बाजार में, जिसकी वजह से संस्था को अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिलती है, देन ही विल बी आल्सो डिमांडिंग और एक्सपेक्टिंग लार्जर शेयर और रिलेटिवली मोर शेयर देन अदर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो दोबारा से वो डिसाइड कर सकते हैं इस आधार पर कि किस पार्टनर ने कितनी पूंजी निवेश कर रखी है, कौन सा साझेदार कितना समय साझेदारी संस्था को देता है, या कितनी ख्याति का लाभ कौन से साझेदार की, कितनी ख्याति का लाभ साझेदारी संस्था को मिल रहा है. उस आधार पर हम अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं. और उस परिवर्तन के होने के बाद हमें अपने अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन से कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे. हियर आई हैव मेंशन
accounting for new ratios. Very first we need to calculate the new ratios of partners. It means अगर किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ेगा, सो वो हिस्सा कहां से बढ़ेगा, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को वो हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिसका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन उस पार्टनर से लेस है. ठीक है. सो अगर कोई पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है तो मतलब वो किसी ना किसी साझेदार को जा रहा है या किसी साझेदार को मिल रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई सफर कर रहा होगा. दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो. हम ओल्ड रेशो को न्यू रेशो में कन्वर्ट करते हैं और इसके बीच में जो इंटरवेनिंग एलिमेंट्स होते हैं दैट आर गोइंग टू बी सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो. एवरी सैक्रिफाइस इज गेन फॉर सम अदर पार्टनर और पार्टनर. हर एक जो त्याग होता है वो दूसरे साझेदारों के लिए प्राप्ति सिद्ध होता है. अगर कोई साझेदार कुछ प्राप्त कर रहा है तो कोई ना कोई साझेदार उस प्राप्ति का त्याग भी कर रहा होता है. एट द सेम टाइम अगर आप अपने हिस्से का त्याग करेंगे, डेफिनेटली यू वुड एक्सपेक्ट कोरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट फॉर इट. आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उसके एवरेज में, तभी आप अपने हिस्से का त्याग करेंगे. और अगर आपको ज्यादा हिस्सा चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा. सो एवरी सेक्रीफाइस अट्रैक्ट payment of some amount to those who have made sacrifice for that gain. बेटे हर एक गेन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है उन व्यक्तियों के लिए जिन व्यक्तियों ने उस गेन के लिए सेक्रीफाइस किया है. अगर हम यहां सपोज करें that there are two partners A and B, earlier both were dividing profit and losses equally. Now they decided to divide profit and losses in 3:2. मतलब 60% अब A को मिलेगा और 40% अब B को मिलेगा. पहले उन दोनों को 50-50% हिस्सा मिल रहा था. इसका मतलब क्या है कि 10% जिसका त्याग B ने किया उसको ग्रहण किसने कर लिया, A ने. सो ये जो 10% अतिरिक्त मिलेगा A को, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा B को. इसीलिए हमें ना केवल न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बल्कि सेक्रीफाइस और गेन भी कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि संस्था की संपत्ति के आधार पर, उसके गुडविल के मूल्यांकन के आधार पर, रिजर्व्स या एसेट्स के रिवैल्यूएशन के आधार पर किस साझेदार को कितना भुगतान उस साझेदार को करना है जिसके हिस्से से उसने कुछ ना कुछ गेन कर लिया और उस साझेदार ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया. तो यहां हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट रहेगा अकाउंटिंग फॉर न्यू रेशियोज. देन अकाउंटिंग फॉर गुडविल. संस्था के पास गुडविल हो सकती है, दो तरह की गुडविल हो सकती है. एक तो वो गुडविल जो उसने परचेज की है, मतलब उसने किसी दूसरे व्यवसाय का कोई ब्रांड नेम परचेज कर लिया या दूसरे व्यवसाय को ही एक्वायर कर लिया. सो उसकी जो गुडविल है वो हमें मिल गई है. केवल उसी गुडविल को हम बुक्स में शो कर सकते हैं अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. जो हमारा ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 था उसके अंदर हम केवल परचेज गुडविल को ही शो कर सकते थे. लेकिन समटाइम्स पार्टनर्स के पास परचेज गुडविल नहीं होती है, फिर भी जो हमारा न्यू पार्टनर होता है या कोई गेनिंग पार्टनर होता है या रिटायरिंग पार्टनर्स होता है, न्यू पार्टनर से तो लिया जाता है, वो गुडविल में हिस्सा गेन करेगा. उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उसको हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ त्याग करके जा रहा है संस्था के अंदर. सो यहां हमें ये भी जानना पड़ेगा कि गुडविल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए. हमारे जो मेथड्स दे रखे हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, उनको कैसे अप्लाई करके हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं. फिर जो पार्टनर्स हैं वो उसको कैश में भी लेकर आ सकते हैं. वो कैश में नहीं लाने की स्थिति में है तो वो उसको क्रेडिट में भी या अपने करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट करा सकते हैं. तो सेकंड ट्रीटमेंट रहेगा हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल कैलकुलेशन. देन अकाउंटिंग फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. देखो बेटे, अगर संबंध परिवर्तित होता है तो जो हमारा अधिकार है संपत्ति और दायित्व के अंदर वो भी परिवर्तित हो जाता है और उस परिवर्तित अधिकार के लिए भी उस साझेदार को जिसने गेन किया है पे करना पड़ेगा उसे जिसने त्याग किया है. तो यहां हम कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को भी कैलकुलेट करते हैं बाय मेकिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ताकि हम इस अकाउंट को, इस डिफरेंस को सेटल कर पाए एग्जैक्टली. एंड फाइनली अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. वो लाभ जो पुराने साझेदारों ने अर्न किए थे पुराने अनुपात में एक साथ मिलकर, अगर वो लाभ अभी बटे नहीं है, जैसे रिजर्व्स होते हैं या अनअक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, हमारे रिटेन अर्निंग्स जिनको बोलते हैं, वो भी संस्था के पास रखे हुए हैं, तो उसके अंदर भी हिस्सा परिवर्तित होगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की वजह से. सो सेम ट्रीटमेंट हमें यहां प्रोवाइड करना पड़ेगा. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. किसके द्वारा, कौन पे करेगा? जो गेनिंग पार्टनर है वो पे करेगा. और यहां कैश में कुछ नहीं पे करना है हमें, केवल उनके कैपिटल अकाउंट
के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि कैश में सेटलमेंट है, तभी हम कैश में सेटलमेंट को उसी लिमिट तक इफेक्ट देंगे। फाइनली एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट, जो भी संबंध परिवर्तित हुआ है, जिस पार्टनर को पे करना है उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किया जाता है, जिस पार्टनर ने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को जनरली रिड्यूस किया जाता है, अदरवाइज वो कैश में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला यहां हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग फॉर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। हियर formulas are going to be very simple, just you listen about the formula. We are provided with the old ratio. अगर हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट लॉजिकल। अगर किसी पार्टनर्स ने, साझेदार ने सेक्रीफाइस किया है, देन यू नीड टू सब्सट्रैक्ट सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। अगर किसी पार्टनर ने वही गेन किया है, सो ओल्ड प्लस गेन भी क्या होगा हमारा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू रेशियो। इसको भी हम न्यू रेशियो ही कहेंगे, ये आपकी इक्वेशन रहेगी। अगर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सो आप क्या करेंगे, सेक्रीफाइस को उसमें ऐड कर दें तो हमारा ओल्ड रेशियो आ जाएगा, या गेनिंग को उसके अंदर लेस कर दें। न्यू रेशियो में से आप गेनिंग को लेस करेंगे तो भी ओल्ड आएगा, अगर न्यू रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे तब भी आपका ओल्ड रेशियो ही आएगा। और अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, इन दैट केस सिंपली ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस कब हुआ है, जब आपका नया हिस्सा आपके पुराने हिस्से से कम है। अगर आपको गेनिंग कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपका नया हिस्सा आपके पुराने हिस्से से ज्यादा है, सो हमेशा ज्यादा में से ही कम को लेस किया जाता है। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। एंड गेनिंग रेशियो मीन्स व्हाट, गेनिंग रेशियो मीन्स न्यू माइनस ओल्ड एंड सेक्रीफाइस मीन्स ओल्ड माइनस new. That is going to be your equation. In our next lecture, we will be studying about goodwill, types of goodwill, factors that lead to the emergence of goodwill, kind of goodwill, and how we will calculate goodwill and charge from the partners who has gained and provide it to the partner who has sacrificed. Till then, keep watching us. Stay safe, stay home. Thank you very much for being with us.